तो धन्यवाद बहन आपको बहुत-बहुत कि आप हमारे चैनल कैडी बातचीत गुजर पे आए। थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे ये मौका दिया, इस लायक समझा कि मैं आज यहाँ पे बैठ पाऊँ, आप लोगों से बात कर पाऊँ। तो राम राम जी। देखो मैं भी आ गया अभी कैमरा के पीछे आया। छोटा वाला नंबरदार ने आज राम राम करी और हमारी बहन ने, मानसी बहन ने। तो एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट आप पे दिखाएंगे। ऐसे पॉडकास्ट हमारे चैनल पे बहुत कम आवे हैं, क्योंकि जो राजनीति से जुड़े हुए पॉडकास्ट है ना, वे इतने कम है, या तो कोई देवे या कोई नहीं देता। और ऐसा जो कॉलेज के इलेक्शन वाले हमने शायद वो में एक ही कराया है ना, उसके बाद ये सेकंड है। और दिल से सपोर्ट करना जितना भी। देखो बहन के, जो बहन से मेरी डिस्कस हुई है चीजों के लेके, इतना टाइम से चीजें खिंचते आ रही है। सपोर्ट करना इस पॉडकास्ट के बाद, इसे लाइव होने के बाद शेयर करना, और जितनी भी सपोर्ट बन सकती है उतनी करना। तो बहन बहुत बहुत धन्यवाद। देखो छोटे डुग्गू ने कर दिया धन्यवाद, हम भी दिल से धन्यवाद करेंगे बहन कि आप आए। सो मच भाई, थैंक यू सो मच। और आपसे बहुत सारी आज चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं हमने। और जो आपकी चीजें रही हैं, जैसा आपका कार्यकाल रहा है ये 6 साल का, जो भी रहा है चीजें स्टार्ट करेंगे। बट पहला हम आपसे ये बोलेंगे, आप स्टार्ट बताओ कैसे करें। बचपन से करें, पढ़ाई से करें, या सीधा जिसमें हो अभी वहां से करें। जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आप जानना चाहते हो। बचपन से करते हैं क्योंकि हमारे पॉडकास्ट ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। जी, तो मानसी बहन बचपन से बताओ। पहले सबसे ये बताओ कि गांव कौन सा है, कहाँ की पैदाइश है। मेरा नाम उमांशी लांबा है जी। और मैं कुतुबगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म कुतुबगढ़ गांव में हुआ था। मेरा पालन पोषण वहीं पे हुआ। बीच में कुछ समय के लिए हम नजफगढ़ शिफ्ट हो गए थे, फिर वापस से गांव में आए। फिर मेरी आधी स्कूलिंग गांव के उधर ही हुई और फिर आधी स्कूलिंग बहादुरगढ़ से हुई। जो आधी स्कूलिंग हुई बहन, ये कैसे सरकारी में हुई थी, कैसे, पूरा बताओ। मेरी स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल से हुई है हमेशा से ही। बहादुरगढ़ में भी मॉडर्न स्कूल, मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो 9th to 12th ओनली फॉर गर्ल्स स्कूल था। और वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब जितना अपनापन, जितना मेरे को आज ये मैं सपना देख पाई, मेरे को जो पंख लगे हैं ना, वो मेरे स्कूल के टीचर्स, मेरे स्कूल के डायरेक्टर सर, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं उनको बिल्कुल, ये अपना होता है ना कि अगर मेरे पापा के बाद कोई है तो वो मेरे वो सर हैं। आज तक भी 6 साल हो गए हैं स्कूल छोड़े, तो उन सर ने हिम्मत दी है, उन सर ने ही हौसला मेरे अंदर ये जगाया कि बेटा आप कुछ भी कर सकते हो। आप लड़की हो तो आप ये मत समझना कि आप किसी भी फील्ड में पीछे रहोगे। एक बात सॉरी बहन, देखो हमें ना ऐसे ही कैंडिडेट चाहिए युवराज भाई, जो बोले, है ना। लोग मुझे बोलते कि भाई आप पॉडकास्ट में आप ही बोलते रहते, तो आज आपको बैठ के सुनने के लिए मिलेगा भाई। आज आपको सुननी पड़ेगी। और जैसे बहन बोल रही है, मुझे बड़ा मतलब खुशी हो रही है। बहन लड़कियां बोलती नहीं, शर्माती है, तो आज इस पॉडकास्ट में बहुत मजा आएगा। कंटिन्यू बहन बताओ। जैसा आपने बताया कि लड़कियां बोलती नहीं है, शर्मीली होती है, तो मैं भी ऐसी ही थी। जब मैं स्कूल में थी, छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाती थी। आज भी जब भी कुछ होता है ना, तो बहुत जल्दी मैं मतलब मायूस हो जाती हूँ, या फिर मेरा दिल कमजोर है, या फिर मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो बहुत ही ज्यादा लाड प्यार से हुई है। तो ये कह सकते हैं कि लाडो ने मेरे को बिगाड़ दिया है कि मैं छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाती हूँ। तो बिल्कुल ऐसी ही थी। ना ज्यादा किसी से बोलना, काफी लिमिटेड से मेरे फ्रेंड्स रहते थे। लेकिन उससे पहले, जब तक मैं अपने गांव के उधर वाले स्कूल्स में थी, बहुत अच्छे स्कूल्स थे वो भी, लेकिन जब मैं मॉडर्न स्कूल में गई ना, वहां पे मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। मतलब आज जो मैं हूँ ना, वो उस स्कूल की वजह से हूँ, उन टीचर्स की वजह से हूँ, मेरी उन फ्रेंड्स की वजह से हूँ। कोई टीचर से अभी कनेक्ट में हो, बात होती है किसी से? सारी टीचर्स, मोस्टली टीचर्स आज भी मतलब कनेक्टेड हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। उनको हम मतलब कुछ भी मेरे को जानना होता है, या फिर कुछ भी राय हो, सलाह हो, या फिर कुछ भी मतलब अपने कोई मतलब, हम कॉलेज में आए, हम सारी बातें हर किसी को नहीं बता सकते, इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है। तो मेरी फ्रेंड्स, स्कूल वाली और मेरी स्कूल टीचर्स आज तक मेरे टच में है। मेरे को कुछ भी बात बतानी होती है, अपनी मम्मी के साथ साथ मैं उन लोगों से शेयर करती हूँ। कोई ऐसा टीचर जो बिल्कुल दिल के क्लोज हो, जिन तक हम आपकी वीडियो ये पहुंचा दे? जो हम मेरे स्कूल के डायरेक्टर सर थे, वही मेरे सबसे ज्यादा क्लोज थे। मतलब वो मेरे को ये होता है ना कि मतलब अपने बच्चे से पहले अगर वो किसी को रखते थे तो वो मैं थी। मतलब मैं इतनी खुशनसीब अपने आप को मानती हूँ। और वो मेरे को ना कार्टून नाम से बुलाते थे कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी हंसने लग जाती थी, बहुत ज्यादा जल्दी रोने लग जाती थी। मतलब एक होता है ना, वो कहते थे कि ये लड़की बहुत ज्यादा सच्ची है, और मतलब ये एक होता है ना पानी की तरह साफ। वो बोलते थे ये बात। आज मतलब जो भी मेरे साथ अभी हुआ,
अब तो उन्होंने मेरे से तब भी बात करी, बोला कि बेटा किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, और जितने भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, अपनी हिम्मत मत हारना, आगे बढ़ते रहना, जो सीख हमने सिखाई है ना, सिर्फ उस पे चलना, खुद कुछ गलत मत करना, और ऐसे ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती रहे। ऐसे टीचर्स मिलना बहन बहुत मुश्किल है आज की डेट में। आज की डेट में तो जो वीडियोस आती है टीचर पिटाई करते हुए बच्चों की, जी, नहीं वो तो मतलब एक होता है ना कि मतलब मेरे पापा के बाद अगर आज कोई है तो वो मेरे सर है। तो सर सल्यूट है आपको, बहुत कम टीचर्स है और ऐसे ही टीचर्स आते रहे और बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते रहे, आगे बढ़ाते रहे। तो बहन ये स्कूल का था आपका। हाँ जी। अब इसके बाद कॉलेज लाइफ में जब आए तो कॉलेज लाइफ, कॉलेज कौन सा ज्वाइन किया? अभी आपकी यहाँ से लाइफ स्टार्ट होने वाली है, जो हम सब बैठे हैं जिसको जानने के लिए। कॉलेज कौन सा था, कौन सी ईयर में स्टार्ट किया, कॉलेज में गए जब कैसे लोग मिले, कितने बंदों से बनी, कितनों से नहीं बनी? कॉलेज पे आ जाते हैं आपके। तो मेरा एडमिशन अदिति महाविद्यालय में हुआ था 2019 में। तो वहां पे जब मतलब मेरी बहन का कॉलेज भी अदिति महाविद्यालय था, तो मैं उसके साथ कॉलेज में जाती रहती थी, लेकिन मेरा एडमिशन हुआ था और उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। तो जैसे मैं मतलब पहले मेरी काफी सारी फ्रेंड्स थी कॉलेज में पहले से ही, मेरी बहन की जो सहेलियां थी। तो जब मैं खुद फर्स्ट डे कॉलेज में गई थी ना, तो मैं बहुत ज्यादा मतलब इतनी डरी, नर्वस, बहुत ज्यादा नर्वस थी कि मतलब पता नहीं, आज तक तो बहन थी साथ में, वो और बहन की जो दोस्त थी वो बहनें थी साथ में, अब मेरे को जो भी कुछ करना है आगे जाके वो खुद से करना है। अकेले अकेले करना। तो मैं सच में बताऊं तो मैं जब फर्स्ट डे गई थी ना, तो कॉलेज के गेट में घुसते ही राइट हैंड साइड एक पाथ जाता है, मतलब ग्राउंड है दोनों साइड, तो मैं उसके बीच में खड़े होके रो रही थी। अगर मैं सच बताऊं तो आज भी मेरे को वो पल याद है। बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे वॉशरूम है, वहां से फिर एक दीदी आई थी, उन्होंने बोला अरे आप तो देवांशी की बहन हो ना, बहन रो क्यों रही है? मैं कहा दीदी मेरे को कुछ टाइम टेबल नहीं समझ आ रहा, टीचर्स नहीं समझ आ रहे, मतलब जो लोग मेरे से जुड़े हुए थे जिनकी वजह से मैंने थोड़ा बहुत कॉलेज देखा था, वो लोग तो है ही नहीं, मैं कैसे मतलब यहाँ पे खड़ी होंगी, कैसे सारी चीजें करूंगी। तो ये था मतलब कॉलेज में अगर कोई अगर साथ में जाता जी तो चीजें बेटर होती, हाँ बट वहां से अकेले ही लाइफ आपको स्टार्ट क्योंकि करनी थी। वो मेरा पहला दिन था जब मैं घर से मतलब अकेली निकली थी। वो मेरा मतलब उस दिन मेरे अंदर ना बहुत सारी चीजें चल रही थी, मैं कभी बस में नहीं बैठी थी, मतलब उस टाइम बैठे फिर उस दिन पहली बार। हाँ जी पहली बार ही जब मैं बस में बैठी, मतलब मेरे को फोन दिया, मैं ऐसे कांप रही कि मतलब ये चलाते कैसे हैं, मतलब फोन भी नहीं था उस फोन टाइम चलाना पे, नहीं आता था। तो मतलब हाँ लाड़ प्यार से पाले हैं, लेकिन बिगाड़ा नहीं घर वालों ने, बिगाड़ा मतलब नहीं। कि हाँ भाई जिस एज पे चीजें दी बट लिमिटेड 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 लिमिटेड। लिमिटेड लिमिटेड। तो उस टाइम पे जब मैं पहली बारी बैठी अकेली बस के अंदर, तो मेरे को बताया था ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ पे मतलब पूरे स्टॉप्स याद करवाए थे, ये गाँव आएगा, फिर यहाँ पे फिर कॉलेज आएगा, और कॉलेज से थोड़े से पहले कॉलेज के पास का जो बस स्टॉप था वो वहां पे बसेस नहीं रुकती, तो एक चौक बना रखा है बवाना के अंदर, वहां पे बस रुकती थी, वहां से उतर के फिर वहां से कॉलेज तक जाना अकेले। तो उस टाइम पर ना कॉलेज का डिस्टेंस कितना था बहन घर से? मेरे घर से 20 मिनट का रास्ता, मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता, और जिस चौक पे उतरते हैं वहां से कॉलेज का 5 मिनट तक का रास्ता। और वो भी अब तो आदत हो गई है, धीरे धीरे जाने लग गए, तो 2 मिनट में 3 मिनट में बातें करते करते अपने सहेलियों से निकल जाती थी। लेकिन जो वो पहला दिन था ना, वो बहुत ज्यादा मतलब मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी उस दिन कि क्या होगा, मैं आज अकेली घर से निकली हूँ, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया तो, या फिर अगर किसी ने मेरे को सीट से उठा दिया तो मैं क्या करूंगी। मतलब मैं इतनी मतलब पिद्दी थी कि मतलब मैं कंडक्टर से टिकट भी नहीं ला सकती थी। मैंने कितने दिन तो मतलब बिना टिकट के मैं आती जाती रही, और मतलब एक नर्वसनेस रहती है ना डुग्गू के, जाके हम टिकट भी नहीं ले सकते कि भैया वहां तक की टिकट दे दो हमें। हाँ जी हाँ। तो फिर मतलब मैं अपने भाई से मम्मी से फोन पे बात करते हुए जाती, तो एक दिन मैंने अपने भाई को बताया, 1 महीना हो गया था मुझे कॉलेज जाते हुए, मैं बिना टिकट के ट्रेवल कर रही थी। तो मैंने अपने मेरे भाई की कॉल आई, तो मैंने ना उसको ये बताया कि भाई मैं बस में तो बैठ गई हूँ लेकिन मैंने टिकट नहीं लिया। तो उस दिन उसने मेरे को डराया कि बस में चेकर आते हैं और अगर टिकट नहीं मिली
तो मतलब तेरे को बस से उतार देंगे कहीं पे भी बीच में, तेरे पे फाइन लगा देंगे। तो वो उस दिन 1 महीना जब मेरे को हो गया था कॉलेज जाते हुए, तब मैंने टिकट ली थी पहली बारी। और उसी दिन बस में चेक करके एक महीने में पहले एक ही दिन टिकट ली? पहली बार। पहली बार? हाँ, वेरी गुड मैन। क्योंकि मैं बिल्कुल साइड में कोने में ऐसे, अगर सीट है भी तो मैं बैठती नहीं थी, कोई नहीं कोई और बैठ जाएगा। मतलब इतना वो कि हाँ, अगर किसी ने ऊंची आवाज में किसी ने ये भी बोल दिया ना साइड हो जाओ, तो मतलब ठीक है साइड हो जाती हूँ। या फिर कोई भी जैसे कोई आंटी देखती, अगर बाई चांस सीट पे बैठी हूँ और अगर थोड़ी सी भीड़ है बस में, तो कोई भी साइड में खड़ी बहन या आंटी या फिर कोई भैया कोई भी देखता था ना मेरे को, अगर ऐसे देख रहा है और मैं सीट पे बैठ, तो मैं खड़ी हो जाती थी कि भैया आप बैठ जाओ, दीदी आप बैठ जाओ। इतनी नर्वस रहती थी हमारी बहन कॉलेज के फर्स्ट टाइम में भाई, और अब इतने बोल्ड। जी। अब इस बोल्ड पे आएंगे आप। तो बहन ये तो ये आपकी कॉलेज लाइफ, इसमें आप ये तो आपके एकदम दिमाग में कैसे कि मुझे आगे क्या करना है, इलेक्शंस लड़ने हैं या फिर कुछ और करना है? मेरी बहन, वो भी अदिति महाविद्यालय से हाँ जी। उसकी ग्रेजुएशन हुई, तो उसने इलेक्शन कंटेस्ट करे थे। वहां से मैंने देखा, मतलब उससे पहले मैं कभी कॉलेज चली जाती थी, मेरे को नहीं पता था इलेक्शंस वगैरह क्या होते हैं। तो काफी टाइम जब मैं बहादुरगढ़ से मेरी स्कूलिंग हुई है, तो मेरे गांव से जब मैं स्कूल तक जाती थी, तो बीच में वहां पे मेट्रो स्टेशन पे ना पोस्टर्स लगे मिलते थे 2 लोगों के, एक मोहित गरिड़ और एक सन्नी चिल्लर। तो मैं, और मतलब वो बच्चों के अंदर थोड़ी सी होती है ना कि भाई ये लोग कौन है, ये क्या पोस्टर्स लगे हुए हैं। हाँ, हमारे दिमाग में भी होती थी बहन ये हाँ, पहले कि किस चीज के पोस्टर्स किस चीज है, के कौन है? पोस्टर्स हैं। तो हम लोग ना डेली बात करते कि भाई ये क्या है, ये जैसे स्कूल के बच्चे छोटे होते हैं, क्या है ये, मतलब मैं भी अपने नाम का पोस्टर लगवा देती हूँ, मुझे भी सब जानने लग जाएंगे। या फिर मेरे को देखना है कौन है ये लोग कौन है। तो मैं उस टाइम पे 11th क्लास में थी, तो मेरी बहन का तब 2nd ईयर था। तो उसने बोला कि वो भी घर पे मतलब नए नए निकले थे, एक गर्ल्स स्कूल से निकल के एक गर्ल्स कॉलेज तक की जब एक लड़की जा रही है, तो उसने मेरे को बताया, पता है मेरे कॉलेज में ना एक मोहित गरेड़ भैया आए थे, और वो ना मेरे को चॉकलेट देके गए, एक डायरी देके गए और एक पेन देके गए। तो मैंने बोला कि अरे उनके तो ना हर पूरे बहादुरगढ़ में पोस्टर लगे हुए हैं। तो बोलते कि ना डीयू के अंदर ना इलेक्शन होते हैं, एक तो कॉलेज के, एक पूरी यूनिवर्सिटी के। वो पार्क्स में लेके जाते हैं, जुरासिक पार्क में मूवी दिखाने के लिए लेके जाते हैं, डेली ऐसे चॉकलेट्स ऐसे मतलब उछाल उछाल के सबको चॉकलेट्स दी जाती है, पेन्स दिए जाते हैं, डायरीज दी जाती हैं। तो तब मेरे को थोड़ा थोड़ा 11th क्लास में पता लगा था कि इलेक्शंस कुछ होते हैं डीयू के अंदर। तब भी इतना कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया हमने, मतलब मैंने, मेरी बहन तो डेली कॉलेज जा रही थी, वो सारी चीजें देख रही थी। फिर उसके बाद अगले साल उसने खुद चुनाव लड़ा, मेरी बहन ने। उसने नॉमिनेशन वाले दिन पर्चा अपना डाला था। फिर उसका बैलेट नंबर 2 था, उसने प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे उसने कंटेस्ट किया, जिसमें कि वो कुल 5 वोट से हार गई थी। तो उस टाइम पे जब मैंने, मतलब हमने इतनी मेहनत करी थी उस टाइम पे भी, मैं लिटरली मतलब फुटपाथ पे बैठ के, आज जो चल रहा है ना कि हाथ से पर्चियां बनानी है, हमने उस टाइम पे ये काम करा था, लेकिन सिर्फ कॉलेज लेवल पे, कि हमें हाथ से पर्चियां बनानी है। इतने बड़े बड़े कार्ड्स बनाए अपनी बहन के लिए, जो लोग चार्ट घूमते पेपर रहते से। हैं। सारी की सारी सहेलियां बैठते थे, मतलब 1 घंटे के लिए कार्ड्स बनाते थे। तो कॉलेज के अंदर ना कैंपेनिंग अलाउड नहीं होती थी, कुछ लिमिटेड टाइम, लिमिटेड आवर्स, और मतलब क्लासरूम्स में नहीं जा सकते, कैंटीन एरिया में। तो मैं अकेली फुटपाथ पे बैठ के, और तब जितनी भी दीदी आ जाती थी ना, मेरी दीदी इलेक्शन लड़ रही है, आप प्लीज सपोर्ट करना, और मेरी दीदी को मतलब वोट डालना, उनका बैलेट नंबर 2 है, ऐसे करके। फिर जब वो वहां से निकल के आई, तो मेरे को लगा कि यार हमने इतनी मेहनत करी और फिर भी मेरी बहन 5 वोट से रहेगी, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारी कमी रहेगी। तो मैंने सोचा कोई नहीं, आगे कभी मौका होगा ना तो मैं अपनी बहन के लिए पूरी मेहनत करूंगी जितना हो सकेगा। उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ। मेरी बहन पोस्ट ग्रेजुएशन में चली गई, उसने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स करी है अपनी। तो जब मैं तो अपनी बहन के दम पे थी, जो भी थी, मैं तो मेरी जितनी मेरी बहन की फ्रेंड्स थी उनके उससे कि हाँ दीदी ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं आपके साथ हूँ, या फिर मैं ऐसा करके दिखाऊंगी आप सब लोगों के लिए।
तो जब मैं खुद गई कॉलेज के अंदर तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार लाइफ बहुत अलग है। हम एक स्कूल में थे, लिमिटेड हमारे फ्रेंड्स थे, वही लोगों से हमें डेली मिलना होता था, लेकिन यहाँ पर तो हर पल एक नया चेहरा दिखता है। डेली जब मैं कॉलेज में जाती थी तो वो लड़कियां जो मुझे आज मिली है मतलब ये नहीं पता होता था कल वो लड़की मुझे दोबारा दिखेगी या नहीं। इतने सारे बच्चे कॉलेज के अंदर होते, इतनी सारी टीचर्स, एक एक और फिर वो होता है ना कि प्रोफेसर्स की शक्ल वो थोड़ी सी मतलब स्ट्रिक्ट लगते हैं, तो मतलब उनसे बात करें या फिर उनको ये भी नहीं बता सकते कि मेरे को डर लग रहा है, वो भी बोलेंगे कि अरे भाई कैसे बच्चे हैं, मतलब वो डांट देते थे थोड़ा सा ताकि बच्चा थोड़ा सा बोल्ड बने। तो जब मैं वहां से मैंने वो सारी चीजें देखी, फिर जब मैं अदिति महाविद्यालय में गई थी और मेरी बहन की मतलब जब ग्रेजुएशन होने वाली थी उसके बीच में स्कूल हो गया था, तो बीच में मैंने थोड़ा बहुत जाना स्टार्ट करा, तो हमने ग्रीन कैंपस ड्राइव चलाई थी उस टाइम। और ये क्या था बहन, ये समझाओ थोड़ा सा। डस्टबिन्स लगाए थे। हाँ। डस्टबिन भी प्रॉपर नहीं लगे हुए थे कॉलेज के अंदर, मतलब अच्छा। वो नहीं जीत पाई। जितने पैनल के बच्चे थे उनमें से जो जीत पाए, जो नहीं जीत पाए, या जितनी भी लड़कियां कंटेस्ट कर रही थी उन सबने मिलके ये ड्राइव चलाई थी कि हम स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने कॉलेज में बदलाव लाना चाहते हैं। अगर हमें एक पोस्ट नहीं मिली तो उसका कोई गम नहीं है, एक पोस्ट ना मिलने से कोई हमारा हौसला नहीं रोक सकता है। अगर हमें काम करना है तो हम सब बहनें मिलके, पोस्ट ना मिलने पे भी आपने काम करे किया। फिर। हाँ, तो फिर अदिति महाविद्यालय का उस टाइम पर जो मेन गेट था एंट्रेंस वाला, उसकी भी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। फिर उसकी एप्लीकेशन दी, नया गेट लगाने की डिमांड करी, फिर वो सारी चीजें हुई। तो मेरे को अच्छा लगा कि अरे यार ऐसे प्रोटेस्ट होता है, ऐसे सारे लोग इकट्ठे होके ताली बजाते हैं या फिर अपनी डिमांड रखते हैं। और फिर अपनी डिमांड जब हम रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, इतने सारे बच्चे जब खड़े होते हैं तो वो डिमांड्स पूरी होती हैं। मतलब अगर कोई आवाज उठाने वाला ना हो तो वही, आज तक क्या पता वही गेट लगा होता, क्या सेफ्टी होती लड़कियों की। सीसीटीवी कैमरास नहीं थे, उनकी डिमांड करी धीरे धीरे तो सीसीटीवी कैमरास लगे। पीसीआर नहीं थी, उस टाइम पे पीसीआर खड़ी होने लगी कॉलेज के गेट पे। फिर मेरा 2019 का एडमिशन था, एक सेमेस्टर पूरा हुआ था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। फिर मेरी बाकी की ग्रेजुएशन मतलब मेरे 4 सेमेस्टर लॉकडाउन में गुजरे। उस टाइम पे क्या हुआ कि सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम्स नहीं हुए थे। जितने भी साथी देख पा रहे होंगे उस टाइम के, उनको पता है सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ असाइनमेंट्स के लिए बोला गया था कि आप असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए मेल के थ्रू, और फिर आपके एग्जाम्स नहीं होंगे क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन होता ऑब्वियसली। मतलब वही है कि मतलब अगर आपको पेपर मिल रहा है घर बैठे तो हर बच्चा ये बोलता है मेरे अच्छे मार्क्स आए, हम फोन में से देख के लिखेंगे। तो वहां पे बहुत सारी लड़कियों ने जब अपने असाइनमेंट सबमिट करे, मेरे टचवुड मेरे को तो कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई यूनिवर्सिटी की तरफ से कि मतलब मेरे मार्क्स नहीं लग के आए हो, लेकिन मेरी काफी सारी मतलब जितनी भी क्लासमेट्स थी उन्होंने जो मतलब अपने असाइनमेंट सबमिट किए थे उसके बावजूद भी उनके हर एक सब्जेक्ट में ईआर लग के आया था। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उनके पास प्रूफ था कि हमने मतलब मेल डाली है, हमने मेल के थ्रू भेजा है अगर असाइनमेंट, तो उसके पास उसके हमारे प्रूफ थे। लेकिन लॉकडाउन था, कोरोना इतना ज्यादा फैला हुआ था कि बच्चे यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पा रहे थे और यूनिवर्सिटी भी बंद थी, तो वो अपने मतलब जो भी उनके ग्रीवेंसेस है वो कहाँ पे डाले। सेकेंड सेमेस्टर में ये हुआ, फिर मैं क्या यार अगर बहन के साथ हो सकता है, क्योंकि छोटी ही थी कि मम्मी अगर उसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता। मैं 3-3 बारी चेक करती थी, मैं 8-8 बारी अपना असाइनमेंट भेज रही हूँ मेल पे कि मेरे मार्क्स जरूर लग के आने चाहिए। फिर थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम्स हुए, फिर सेम वही प्रॉब्लम काफी सारी लड़कियों के साथ कि हमने पेपर सबमिट किया है, हमारे पास प्रूफ है कि हमने पेपर सबमिट किया है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हमारा रिजल्ट आया है उसमें बार बार हमें या तो एब्सेंट शो किया जा रहा है कि पेपर नहीं अटेम्प्ट किया है, या फिर उस पर बैक दी जा रही है, बैक दिखाई जा रही है। तब भी इतना ज्यादा फिर वही चीज है क्योंकि उस टाइम पर भी प्रॉपर लॉकडाउन था, यूनिवर्सिटी नहीं खुली थी। जब फोर्थ सेमेस्टर आया,
फिर से असाइनमेंट्स मांगे गए। उस टाइम पर भी एग्जाम्स नहीं हुए थे। फिर वो थोड़े से मतलब हमारे पास टीचर्स ने बोला कि आप इस पर्टिकुलर मेल पे आप प्रूफ भेज दीजिए कि आपने मेल किया है या आपने पेपर सबमिट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा हल नहीं निकला था। जब 5th सेमेस्टर आया तब यूनिवर्सिटी खुली, एडमिनिस्ट्रेशन तक हम लोग खुद पहुंचे कि मैम अगर चलो मेरा रिजल्ट आज क्लियर है, बहुत सारी हम सारे बच्चे गए थे क्लासमेट्स कि हमारा रिजल्ट क्लियर है, लेकिन जो ये बहनें हैं इन्होंने जो पेपर अपना सबमिट किया है, इनके मतलब इनके साथ ऐसा टेक्निकल इशू क्यों हो रहा है? अगर वो दोबारा पेपर देंगे तो उनको दोबारा फीस सबमिट करनी पड़ेगी और हर बच्चा या हर फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती कि वो दोबारा एक एग्जाम के 500, 600 या 800 फीस पे कर सके, वो भी एक सब्जेक्ट के लिए। तो हमने काफी मतलब संघर्ष करा, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी करी, बार बार वहां पर जाके खड़े हुए कि मैम आप एक बारी चेक कीजिए, टेक्निकल इशू है तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो बहुत सारी बहनों के जो भी रिजल्ट थे वो क्लियर होके आए। 6th सेमेस्टर में फिर हमारे ऑफलाइन एग्जाम्स हुए थे और फिर हमारी फेयरवेल हो गई और हम आगे मतलब हमारी ग्रेजुएशन हो गई थी। एक ही मतलब ये मान लो मतलब एक साल, पहला सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का और लास्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर का, तो ये एक साल की मेरी कॉलेज लाइफ थी। उस टाइम पर भी मतलब ज्यादा हम घर पर ही रहे, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके लिए हम टीचर्स तक अपनी आवाज पहुंचा रहे थे कि अगर हमारे साथ भी हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ कभी भी ऐसा, लेकिन मेरी जितनी भी बहनें थी उनके साथ हुआ, तो वो क्यों हो रहा है? आज को अगर इनके साथ हो रहा है, कल को मेरे साथ भी हो सकता है। तो धीरे धीरे वहां से मैंने अपनी आवाज उठानी शुरू करी, अपनी जितनी भी मेरी क्लासमेट्स थी उनके साथ। मैं कुछ ज्यादा बोलती हूँ? नहीं नहीं, हम तो सुन रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है जी। तो वहां से आपने आवाज हाँ स्टार्ट करनी। जी। बहन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या देखा आपने जो राजनीति में घुसना पड़ा आपको? कोई ऐसी चीज जो लगा कि यार ये मैं घुस के ही सही कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं हो पाएगी सही, तो वो बताओ हमें। जब मैं डीयू में आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर हर वर्ग का छात्र आता है, मतलब हर कोई इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। एक बच्चा 10th क्लास से एक ये सपना सजाता है कि उसको दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का काफी अच्छा नाम है बहुत। हाँ। और एक सरकारी संस्था होने के नाते एक बच्चा सोचता है कि आपको यहाँ पर हर एक फैसिलिटी मिलेगी। जब मैं आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर हर तबके के लोग हैं, मतलब फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियली काफी वीक। तो वो जो ऊंच नीच थी ना, वो अलग से झलकती थी कि एक लड़की या एक स्टूडेंट अगर थोड़े सा वीक है फाइनेंशियली, तो वो यहाँ पर डीयू में आके एक पानी की बोतल 20 रुपए की भी नहीं खरीद पा रहा है। और पानी जो हमें कॉलेजेस अवेलेबल करवा रहे हैं, वाटर कूलर्स, उनकी साफ सफाई ढंग से नहीं होती, या फिर वो मिनरल वाटर या आरओ नहीं लगे हुए हर कॉलेज के अंदर, या मोस्टली कॉलेजेस के अंदर तो नहीं। तो जब मैंने ये सारी चीजें देखी कि बेसिक जो नेसेसिटी है बच्चों की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी की, कि एक लड़की जब एक सैनिटरी पैड के लिए 15 रुपए इतनी मुश्किल से जोड़ पाती है कि मतलब अगर वो दर्द जब मैंने स्टूडेंट्स के बीच में रह के, अपनी बहनों के बीच में रह के देखा, तो मैंने काफी बारी मतलब मैं जब अपने घर वालों से, मतलब अपनी बहन से, अपनी मम्मी से, अपनी फ्रेंड से डिस्कस करती थी कि यार मतलब हम बोलते रहते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, कि भगवान ने हमें कितना कुछ दे रखा है। ये जो हमारे साथी हैं, ये कितने ज्यादा मतलब यहाँ पर आके कितना वीक फील करते होंगे कि यार हमने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन हमारा जो स्टेटस है, मतलब वो कहीं ना कहीं ऊंच नीच का फर्क दिखाई देता था कि एक बच्चा दिन के 500 रुपए भी खर्च रहा है, 1000 रुपए भी खर्च रहा है, और एक बच्चे को 20 रुपए खर्च करते वक्त भी 100 बारी सोचना पड़ रहा है। फिर बसेस का जो फेयर होता है, घर से लेके एक बच्चा मेट्रो चेंज करके आ रहा है, फिर बसेस चेंज करके आ रहा है,
तो पासिस नहीं अवेलेबल करवा पा रही यूनिवर्सिटी आज भी। चलो लड़कियों का फेयर अभी हो गया है कि पिंक पास चल गए हैं, लेकिन जो लड़के हैं वो भी तो एक परिवार से ही आ रहे हैं ना। तो जब इतनी बेसिक नेसेसिटी एक स्टूडेंट की कंप्लीट नहीं हो पा रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो मैंने सोचा कि यार भगवान ने मेरे को और मेरे परिवार को इतना सक्षम बनाया है कि मैं अपने सारे खर्चे या मेरे घर वाले मेरे सारे खर्चे उठा सकते हैं। लेकिन जो मेरे बहन भाई हैं जो एक सपना सजा के आते हैं कि हम डीयू में जाएंगे तो हमें इतनी ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी, एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं वो ऊंच नीच के फर्क में, और मतलब जब वो डेली मतलब डीयू में आके भी जब वो इतना ज्यादा सिमटे हुए खुद को महसूस करते हैं कि यार मैं इससे बात करूं, क्या पता ये मेरे से बात करे या ना करे। अगर मैंने किसी से बोलना चाहा या किसी से कुछ हेल्प लेनी चाहिए तो मेरा मजाक बनेगा। तो मैंने सोचा कि यार अपने लिए तो हर कोई आवाज उठाता है, या फिर हम अपने घर वालों के साथ जिद करते हैं कि नहीं पापा मुझे तो आईफोन ही चाहिए है, मेरे को गाड़ी में ही कॉलेज तक जाना है वरना मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। हमारे जो स्टूडेंट्स बसेस में ट्रेवल कर रहे हैं, हमारी जो बहनें 10-10, 20-20 रुपए 100 बारी सोचकर अपने घर वालों की तरफ देखकर खर्च कर रही है, तो मेरे को लगा कि मेरे को इन लोगों के लिए काम करना है कि ये भी मेरा परिवार है, ये यूनिवर्सिटी मेरा घर है, कि हमें अपने साथ साथ दूसरों को भी इतना सक्षम बनाना है। एजुकेशन तो वो ले रहे हैं, उसी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको जो वो डिफरेंस है ना वो हमें पूरा मतलब खत्म करना है। तो मैंने वहां से सोचा कि मैं एक्टिविज्म में आगे बढ़ती रहूंगी और जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतनी लोगों की हेल्प करूंगी। तो बहन एक सोचने वाली चीज है भाई, मेरी भी एक बेटी है जी अगर वो ऐसा कदम उठाए, हमारी एक दिल्ली देहात की लड़की, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा एक बड़ा कॉलेज है ना, तो परिवार वालों ने समाज ने बहुत सारी चीजें उठाई होंगी, बहुत सारी बात साथ दिया नहीं दिया क्या रहा? जैसे मैंने बताया मेरी बहन ने इलेक्शंस कंटेस्ट करे थे तो मेरे पापा ने ओपनली सपोर्ट करा था कि मेरी बेटी अगर चुनाव लड़ती है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। एक कॉलेज का चुनाव है, लड़कियों के बीच में रहना है, कोई ज्यादा मतलब बाहर नहीं आना जाना, मतलब स्टूडेंट्स की वोट चाहिए। तो कभी भी मेरे पापा ने तो मेरे को हम मतलब दोनों बहनों को कभी भी नहीं रोका, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि हमारी बेटियां कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रही हैं समाज के लिए। बिल्कुल, तो पूरा सपोर्ट मिला घर से, जी फैमिली से, बहन से तो पहले ही था। बिल्कुल बिल्कुल पूरा सपोर्ट मिला मेरे को अपनी पापा की तरफ से। थोड़ी मम्मी को अरे बेटियां हैं लड़कियां हैं इनकी कल को शादी भी करनी है, और मतलब भाई था छोटा था उसके दोस्त मतलब वो बैठते हैं बच्चों के बीच में, छोटे छोटे बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, तो वो आके कहता कि पापा आप ये क्या करवा रहे हो, मतलब मैं मेरी भी कोई इज्जत है, मेरे को कहीं मतलब बैठने दोगे या नहीं। तो मेरे पापा ने समझाया कि मेरे से इज्जत है तुम लोगों की, अगर मेरी बेटियां कोई सपना देख रही हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहती है, समाज सेवा करना चाहती हैं, तो मैं उनको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। रिश्तेदारों ने भी बहुत बारी बोला कि मतलब ये कोई अच्छी चीज नहीं है राजनीति करानी, तो राजनीति करने में और एक समाज को सुधारने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और जब उनको अपने बच्चों पे पूरा भरोसा था कि उनके बच्चे सही काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कभी भी नहीं रोका। धीरे धीरे मेरी मम्मी को मनाया, धीरे धीरे मेरे भाई ने चीजें समझनी शुरू करी कि नहीं ये अच्छी चीज कर रही है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो कमी उन लोगों की सोच में है कि वो आज तक उस सोच से नहीं उभर पाए। तो फैमिली की तरफ से मतलब मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन और मेरे भाई, इनकी तरफ से मुझे हमेशा पूरा सपोर्ट मिला है। और अगर किसी रिश्तेदार ने कुछ बोला भी है तो हम तक वो चीजें नहीं आने दी कि हमारी बेटियों का या हमारे बच्चों का मोरल डाउन होगा। तो जैसे आपके पास किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है तो इससे आपको दिक्कतें नहीं आती, या फिर यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है? जैसे आपने बोला कि आज किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है, तो मैं 6 साल से
एक संगठन के साथ जुड़ी हुई थी, एनएसयूआई। आज भी मेरे मन में, मेरे दिल में, एक कोने में मतलब वो एनएसयूआई है अभी भी। वहां से जो मुझे पहचान मिली और वहां से जो लोग मेरे साथ जुड़े, जो कि आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों की व्यक्तिगत दुश्मनी या फिर नफरत कह सकते हैं कि एक लड़की, जब तक मैं डरी और सहमी हुई थी ना, तब तक सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे कि अरे नहीं बहन, आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। और आज जब उस बहन ने इतनी ज्यादा हिम्मत करी, इतनी मेहनत करी, तो आज उन लोगों को इनसिक्योरिटी हो रही है कि अगर ये आगे बढ़ जाएगी तो वो तुम्हारी राजनीति खत्म कर देगी। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर मैं संगठन से अलग नहीं हुई हूँ, संगठन के कुछ व्यक्ति विशेष, कुछ लोगों ने मेरे को संगठन से अलग करने की कोशिश की है। संगठन के जो लोग हैं, जो मेरे साथ पहले जुड़े हुए थे, वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बिल्कुल भी ये नहीं महसूस होता कि मतलब मैं बैकआउट कर जाऊं या फिर क्या मेरे साथ होगा या कुछ भी। मेरे को पता है जो लोग कल मेरे साथ थे, आज उससे ज्यादा लोग मेरे साथ आकर खड़े हो गए हैं। मैं बता दूं एक छोटी सी स्टोरी, जो वो कहते हैं ना कि जो भी कुछ होता है ना, उसके पीछे भगवान की एक लीला होती है। मैंने पिछले साल भी नॉमिनेशन डाला था और मेरे को वरुण चौधरी की तरफ से ये बोला गया था कि आप पहली लड़की हो जो संगठन में आई है सामने से, कि आज हमारे पास संगठन में कोई लड़की नहीं है कि बोल सके कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। आप पहली वो लड़की हो जो यहाँ पे आके खड़ी हुई है और बोल रही है संगठन के अंदर कि मुझे चुनाव लड़ाओ, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपना नॉमिनेशन डाला, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आप विड्रॉ ले लीजिए, हम आपको अगले साल चुनाव लड़वाएंगे। मेरी जुबान है, संगठन की जुबान है। मैंने अगले साल फिर से मेहनत करी, फिर तैयारी करी, संगठन को मजबूत किया, ग्राउंड पे बच्चों को जोड़ा। कि फिर मतलब होता है ना कि जब मेरा उस टाइम पे जब टिकट कटा तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए थे, तो मेरा तो उसमें फायदा ही हुआ था। फिर उसके बाद जब इस साल मेरा टिकट कटा तो मेरे को लगता है कि उन लोगों की कहीं ना कहीं मतलब ये इनसिक्योरिटी उनको खा गई। आज मेरे साथ जितने लोग खड़े हैं ना, तो शायद मैं संगठन में रहकर इतने लोग मेरा साथ नहीं दे पाते जितना आज मेरे को प्यार मिल रहा है हर जगह से, और इतने लोग मेरे पास मेरे साथ जुड़ पाए हैं। तो होता है ना कि जो भी होता है ना, भगवान अच्छे के लिए करता है कि एक फूल के बदले एक बागीचा दे दिया, एक बागीचे के बदले पूरा का पूरा मतलब एक होता है ना, एक पूरा का पूरा गांव दे दिया, पूरा बागीचे का। तो मेरे को नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ, आज भी मेरे साथ बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोगों का प्यार है। तो मैंने एक चीज और बताओ, संगठन से आप जुड़े हुए थे है ना, आज आप अपने आप को निर्दलीय बता रहे हो, इसकी कहानी में बताओ, ये क्या है? मैं संगठन से जुड़ी हुई थी 6 साल से। मैं जमीनी स्तर पे काम कर रही थी स्टूडेंट्स के लिए जी। तो उसके बाद क्या होता है कि जब मैंने अपनी दावेदारी पेश करी, ये सोचकर मेहनत करी कि हर साल डूसू के अंदर जितने भी संगठन, जितने भी, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ एक संगठन, हर संगठन की तरफ से एक पैराशूट कैंडिडेट आती है लड़की। तो मैंने सोचा अगर मैं मेहनत करूंगी, मैं संगठन को मजबूत करूंगी, खुद को मजबूत करूंगी, तो शायद वो मेरा हक होगा कि मैंने संगठन के लिए इतना काम करा है तो संगठन मुझे मौका देगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि संगठन में कार्यकर्ता जो हैं उनको सिर्फ काम करने के लिए रखा गया है, उनको आगे नहीं लेके जाया जाता। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को, मतलब एक व्यक्ति विशेष के साथ जुड़िए, चाहे आप कुछ काम करें या ना करें, एक व्यक्ति की चापलूसी कीजिए, उसके आधार पर आपको टिकट मिलती है। लेकिन मैं बता दूं, मैं आज निर्दलीय बता रही हूँ खुद को, तो चापलूसी तो मैं आज भी नहीं करूंगी किसी एक इंसान की या किसी की भी। मैंने ग्राउंड पे वर्क किया है और मतलब मेरे साथ जितने बच्चे जुड़े हुए हैं ना, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे स्वभाव की वजह से। कितना टाइम हो गया बहन आपको ग्राउंड पे वर्क करते? मेरे को संगठन से जुड़े 6 साल हो गए हैं और काफी मजबूती से काम करते हुए 3 साल के लगभग हो चुका है।
3 साल से मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। ठीक है, और उसके पीछे थे हम चापलूसी वाली बात पे, ये चापलूसी नहीं हो पाएगी, चापलूसी किसी की करी नहीं, 6 साल आपको काम करते हुए। जी। तो थोड़ा सा इसकी आपने नेगेटिव चीजें भी बहुत सारी देखी होंगी जो बोलना चाहते हो आप। मतलब नेगेटिव तो नहीं बोल सकती, मतलब मैं संगठन के साथ जुड़ी थी तो पूरे आत्मा के साथ पूरे मतलब 100% कि हाँ भाई एक संगठन है, उससे हमारी आइडियोलॉजी मैच करती है, तो हमें ये है कि हमें अपने संगठन को मजबूत करना है कि हम कहीं पर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे कि एनएसयूआई के बारे में किसी ने कुछ बोल कैसे दिया, या फिर एनएसयूआई ही एक इकलौता ऐसा संगठन है जो इक्वालिटी पे और यूनिटी में बिलीव करता है, इक्वालिटी पे काम करता है, और हर जो भी जितने भी छात्र इससे जुड़े हुए हैं उन सबको पूरी फ्रीडम है कि वो अपना कोई भी पॉइंट रख सकते हैं पार्टी के अंदर। तो आपने एनएसयूआई को क्यों चूज करा था, इससे लड़ना? जैसे कि मैंने बताया, दोबारा बता तो बता दें। बोल तो आपने एनएसयूआई को क्यों चूज करा था कि मुझे इससे इलेक्शन लड़ने हैं? क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी उससे मैच होती थी, क्योंकि मैं बंद कर या सिमट कर या फिर बहुत सारे मेरे ऊपर बॉस हो कि वो मेरे को ऐसे बताएंगे कि आपको ऐसे काम करना है, ऐसा मेरे को एनएसयूआई में कभी भी नहीं लगा। क्योंकि तो आपने एनएसयूआई को क्यों चूज करा कि मुझे इससे लड़ने इलेक्शंस? क्योंकि मैं पहले दिन मतलब कॉलेज के पहले दिन से नहीं, जब से मेरी बहन कॉलेज में थी वो एनएसयूआई के साथ जुड़ी थी, तो मैं तब से ही एनएसयूआई के साथ जुड़ी हुई 11th क्लास से। क्योंकि मैं आती थी, घर के पास कॉलेज था, तो वो एक छोटा बच्चा होता है ना उसको कि हाँ भाई आज छुट्टी, आज सैटरडे है, सेकंड सैटरडे है, तो घर वाले एज अ पिकनिक मुझे कॉलेज में भेज देते थे। मैं ऐसे बोलती थी कि नहीं मुझे कॉलेज में जाना है। तो इस तरीके से मैं संगठन के साथ जुड़ी, और मेरे को लगता था कि मतलब दूसरा जो संगठन है उसके मुकाबले हमारा जो संगठन है वहां पर हमें कुछ ज्यादा मौके मिलते हैं, हम अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं, स्टूडेंट्स तक हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं पकड़ाई जाती कि हमें इतना ही बोलना है या इतनी ही अपनी बात रखनी है, वहां पर पूरी फ्रीडम थी। तो इसलिए मैं एनएसयूआई के साथ जुड़ी थी। तो लोग ये भी कहते हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं जीत सकता, तो इस पे क्या बोलना? देखिए हार जीत तो अपनी किस्मत, अपनी मेहनत पे डिपेंड करती है, लेकिन लड़ना सबसे बड़ी बात है, लड़ना कि हम मैदान छोड़कर नहीं भागे। अगर किसी ने मेरा हक छीना है तो मेरे को अपनी किस्मत खुद बनानी थी। शायद मेरे कर्मों में यही लिखा था कि मेरे को निर्दलीय ही चुनाव लड़ना है, क्योंकि मैंने पिछले साल भी मेरे साथ यही चीजें हुई थी, लेकिन शायद मैं पिछले साल इतनी ज्यादा बोल्ड नहीं थी। आज भी मैं रोई, मेरे आंसू निकले, तो वो ये नहीं थे कि मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए रो रही थी कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, इतने सारे बच्चे मैंने अपने साथ जोड़े, तो मतलब मैं उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं उन लोगों को कैसे फेस कर पाऊंगी कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे कि हाँ भाई दीदी को संगठन पर पूरा भरोसा है कि संगठन इस बार उनको पूरा मौका देगा, कि मैं उन लोगों को कैसे फेस करूंगी कि उन्होंने मेरे को टिकट नहीं दिया। जिस संगठन के बारे में मैं दिन रात बात करती थी, आज उस संगठन के कुछ चंद लोगों की वजह से मेरा और संगठन का साथ छूट गया। वो जो बच्चे मेरे साथ संगठन के साथ जुड़े थे, उन बच्चों का साथ छूट गया संगठन से। तो बहन आप बताओ, जाट समाज से आप जुड़े हुए है ना, आपको लगता है उन लड़कियों की आवाज, उन लड़कों की आवाज यूनिवर्सिटी तक पहुंचेगी, आप लेके जाओगे? मैं जाति से जाट हूँ और मुझे गर्व है अपने जाट होने पर, लेकिन मेरा मानना ये है, और मेरे पापा ने हमेशा ही मुझे ये सिखाया है कि जो गुड़िया होती है ना, जो बेटियां होती हैं, वो किसी जाति से पहले एक समाज की होती हैं, क्योंकि पूरा समाज उनको अपनी बेटियों की तरह, अपनी बहनों की तरह देखता है, उनको उसी तरीके से आशीर्वाद देता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। तो मेरे को लगता है कि मैं दिल्ली देहात से आती हूँ और आज तक भी मैं छात्रों के हितों में अपनी आवाज उठाती रही हूँ, और आगे परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी आवाज उठाती रहूंगी। छात्रों के सम्मान में अपनी आवाज, अपनी डिमांड हमेशा इसी तरीके से सामने रखती रहूंगी एडमिनिस्ट्रेशन की।
तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप बस लड़कियों के मुद्दे को उठाते हो, लड़कों के बारे में नहीं बोलते, तो इस पे क्या है? जो लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं एक खुद लड़की हूँ, तो मैंने जो स्ट्रगल्स देखे हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो मैं उन्हीं लोगों से तो कनेक्ट कर पाऊंगी। मैं एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, फिर मैं वहां से निकली तो मैं गर्ल्स कॉलेज में आई, तो मैंने वहां पर अपनी बहनों की तो प्रॉब्लम्स देखी ना। फिर उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी तक पहुंची, पहले मैं एक कॉलेज तक थी, अदिति महाविद्यालय तक। उसके बाद जब मैं नॉर्थ कैंपस पहुंची, तब मैंने राजनीति को और करीब से देखा, वहां के स्टूडेंट से बात करी। वहां पर जाके तो जब मैं पहले दिन आर्ट्स फैकल्टी के गेट के अंदर घुसी थी ना, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से उतर के, वहां पर इतना मेला लगा हुआ था, मतलब इतने सारे बच्चे मैंने कभी नहीं देखे थे जिंदगी में। मैं ऐसे कांप रही थी, मतलब मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरा छोटा भाई, हम तीन ही गए थे। जब मेरा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन हुआ था, तो वहां से हम कह रहे थे, मैं कह रही थी कि हो गया ना एडमिशन, चलो वापस घर चलते हैं, चलो वापस घर चलते हैं। तो मेरे भाई ने बोला कि मैं तुम्हें एक बार यूनिवर्सिटी दिखा देता हूँ और मैं खुद भी देख लूंगा कैसी क्या चीजें हैं, कहाँ पर आप लोगों की क्लासेस लगेंगी। तो हम मतलब हिम्मत करके मैं उन लोगों के साथ चली गई मेट्रो में, बल्कि मैं पूरे रास्ते बोलती क्या जरूरत है जाने की, क्या जरूरत है, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। तो जब वो लोग मेरे को वहां पर लेके गए, तो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से लेके आर्ट्स फैकल्टी तक आधे रास्ते चल के गए, पता ही नहीं था। इतने सारे बच्चे जा रहे थे कि हाँ भाई यहीं कहीं होगी यूनिवर्सिटी। जब पहली बारी गए, वहां पर पूछा रिक्शा वालों से कि हाँ थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा आगे है। तो मतलब विश्वविद्यालय से आर्ट्स फैकल्टी तक पैदल पैदल गए कि हाँ भाई अभी यूनिवर्सिटी आएगी, अभी यूनिवर्सिटी आएगी। तो जब मैं उस गेट के अंदर घुसी, मतलब मैंने देखा वो गेट आर्ट्स फैकल्टी का, तो वहां पे मेरे को जितनी लड़कियां दिख रही थी उनसे कहीं गुना ज्यादा लड़के दिख रहे थे। तो मैं अपने पहले दिन का बता रही हूँ, यूनिवर्सिटी का भी। तो मैं ऐसे अपने भाई का हाथ पकड़, भाई इतने सारे बच्चे, मुझे यहाँ आना पड़ेगा डेली, मैं कैसे आऊंगी, मेरे को नहीं आना, मेरा एडमिशन वापस ले लो, मेरे को नहीं करना, आप मेरा मतलब इग्नू से या फिर किसी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मेरा एडमिशन करवा दीजिए, जहाँ पे सिर्फ एक क्लास हो और वो स्कूल वाला सिस्टम होता है ना कि हाँ भाई उसी क्लास में टीचर आएगा, पढ़ा के चला जाएगा। तो मैंने अपने पापा से बात करी घर जाके, तो मेरे पापा ने बोला कि बेटा जिंदगी बहुत बड़ी है, और आज तो ये पहला पड़ाव है जो आप मतलब घर से इतनी दूर तक निकले हो। बहुत मतलब आपकी जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत बहुत सारे किस्म के लोग मिलेंगे, तो उन सब लोगों से सावधान रह के अपनी पढ़ाई पर अपने लक्ष्य को हासिल करना है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को थोड़ा सा मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस आने लगा कि नहीं मैं जाऊंगी। और फिर मेरी बहन थी साथ में, तो जब हम दो बहनें हैं तो हम जा सकते हैं, हम नॉर्मल बसेस में ट्रेवल करते थे। तो धीरे धीरे आदत पड़ी, धीरे धीरे वहां पर फ्रेंड्स बने। तो मतलब उससे पहले तो मैंने कभी किसी लड़के से बात नहीं करी थी, वहां पर जाके धीरे धीरे मेरे दोस्त बने। और मतलब वो होता है ना बिल्कुल भाई जैसे दोस्त, कि हाँ भाई जैसे अगर मतलब मेरा भाई है, अगर शिशिर नहीं है तो यहाँ पर ये भाई मतलब ये मेरा दोस्त मेरा भाई बन के मेरे साथ खड़ा है। और टचवुड भगवान की दया से हर जगह प्यार करने वाले लोग मिले हैं, हर जगह मतलब बिल्कुल वो होता है ना एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट, कि हाँ तू छोटी सी बच्ची है, ये हमारी डोल है, गुड़िया है। इस तरीके से सबने मेरे को ट्रीट करा है हमेशा से। तो वहां पर जाके जब मैं लड़कों से मेरी फ्रेंडशिप हुई, काफी सारी लड़कियों के साथ में जुड़ी, तब वहां पर एक असली रुख, मतलब एक अलग ही रुख मैं राजनीति का देख पाई कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज के इलेक्शंस, कॉलेज की प्रॉब्लम से हटकर पूरी जो यूनिवर्सिटी है इतनी बड़ी, उसमें पॉलिटिक्स कैसे होती है। तो बहन हमारी फीड में बहुत सारी हमने रीलें देखी है ना, हम आपका स्क्रॉल कर रहे थे, सारा इंस्टाग्राम देख रहे थे और आजकल आ भी रही है ये। तो हमें पता चला कि अब ये कितनी सच है और कितनी झूठ है, अब आप खुलासा करोगे कि इसमें आपकी टिकट काटी गई। अब हमें सच्चाई नहीं पता और जितना भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं उनको भी नहीं पता, तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आप दर्शकों को बताओ हमारे। देखिए, टिकट काटने की जो वजह थी
वो मुझे भी आज तक नहीं पता कि पर मेरी, ये काटी गई बहन। हाँ जी, ये काटी गई, वो तो साफ स्पष्ट सभी को दिख रहा है कि मतलब बहन ने इतनी मेहनत करी थी। जो लोग मेरे को, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, या फिर जो बाहर की यूनिवर्सिटीज के भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी सेम सवाल है मेरे से कि बहन ऐसा क्या हुआ कि आपको टिकट नहीं दी। तो मेरे को खुद कुछ अभी तक नहीं समझ पाई हूं मैं कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, या ऐसी मेरे से कहां पर चूक हुई कि मेरे को मौका नहीं दिया गया। तो ये रियल बात है कि टिकट काटी गई, और ये हाँ। ऐसा इस वाले इलेक्शन में भी होता है। हमने सुनी थी ये, अब हमारे नॉर्मल इलेक्शंस में चलती है बातें टिकट काटने की, या फिर किसी को पैसा देके टिकट ले लिया। तो सेम विद कॉलेजों में भी सेम ही चीज हो रही है। लगता है आपको क्या हो रही है? मैं काफी लंबे समय से छात्र संघ चुनाव देख रही थी, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मेहनत करते थे, लेकिन कई बारी मैंने देखा कि उन भैया ने ज्यादा मेहनत करी थी लेकिन दूसरे भैया को टिकट मिल गई, या फिर उन दीदी का तो कभी नाम ही नहीं सुना था, तो वो कैसे लड़ रही है। तो मैं उस चीज को ना इतना ज्यादा मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज कभी मेरे पे आ जाएगी, कि मैंने दिन रात मेहनत करी एक जुबान के ऊपर, कि संगठन ने जुबान दी है कि हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, उसके बाद उन्होंने मेरी टिकट काटी। क्योंकि अगर जुबान दे रखी है तो जुबान से फिरने का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, या तो पैसे दिए होंगे, पैसे खिलाए होंगे, या फिर मतलब मैं खुद भी अब तक ये चीज नहीं समझ पाई हूँ। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन सबको, हम सबको यही लगता है कि टिकट का जो वितरण हुआ है वो पैसों के बलबूते पे हुआ है। तो इतने सारे स्ट्रगल के बाद भी आप लड़ रहे हो, आप कर रहे हो, है ना? और इसमें अभी कैंपेनिंग कैसी चल रही है? बस कितने जोर जोरों से चल रही है, कितने लोग जुड़ गए इस कैंपेन में, और कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है? जब मैं अंदर घुसी, नॉमिनेशन जब विड्रॉल वाला दिन होता है कि अभी टिकट आएगी, मेरे को अभी भी याद है, मैं 11:25 पे अंदर घुसी थी। मैंने बहुत सारे लोगों के पास कॉल की थी अंदर घुसने से पहले। मैं लिटरली रो रही थी कि मतलब मैं सबके सामने कह रही थी कि भैया आप मेरे को एक बारी मेरी गलती बता दीजिए कि मेरे को मेरा टिकट क्यों काटा जा रहा है। तो एक भैया से मेरी बात भी हुई, वो शायद देखेंगे, तो उन्होंने मेरे को बोला, वो खुद रोने लग गए कि बहन मेरी संगठन में बिल्कुल भी नहीं चली, और आप ना आओ तो मेरे से मत मिलना, कि मैं आपसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा, और मैंने आपको मेहनत करते हुए देखा है, तो बहन प्लीज आप मेरे से बात मत करो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मतलब आपसे कुछ भी सवाल जवाब या आपके किसी भी सवाल जवाब का आपको आंसर कर पाऊं। तो मैं फिर भी रोते रोते अंदर गई। मैं वहां पर साइड में खड़े होके रो रही थी, और मतलब जितने भी संगठन से जुड़े हुए लोग थे उनमें से किसी ने भी आके मेरे से बात नहीं करी, और मैं बिल्कुल कोने में, वहां पे पुलिस वाले जो थे उनकी ड्यूटी लगी होती है, वो सब लोग मेरे सर पे हाथ रखते थे आके कि बेटा ऐसा क्या हो गया। तो उस टाइम पे मतलब मैं इतनी अकेली महसूस कर रही थी 50 लोगों के बीच में, कि यार मैंने इतने साल मेहनत करी, बाहर मेरे साथ इतने सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, लेकिन मैं संगठन के अंदर एक इंसान नहीं जोड़ पाई अपने लिए जो मतलब पार्टी में मेरे लिए टिकट मांग सके या मेरी दावेदारी पेश कर सके, या जिन्होंने पेश की उनको डरा धमका के बिठा दिया। मतलब ये कैसा गुंडा राज था कि मतलब ऐसी क्या इनसिक्योरिटी थी मेरे से कि मतलब लिटरली उन लोगों ने ये बात बोली है कि अगर उमांशी को टिकट दिया गया तो वो दिल्ली देहात से आने वाले और जितने भी नेता हैं, छात्र नेता, उनकी राजनीति खा जाएगी। तो मैं आज तक ये बात नहीं समझ पाई, जब मैं उन लोगों की कैंपेनिंग करवा रही थी, जब वो लोग मेरे घर आके बैठ रहे थे, मेरे मम्मी पापा के सामने हाथ पैर जोड़ रहे थे कि बहनें इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारी मदद करे, तो उस टाइम पर क्या उनको याद नहीं आया कि हो सकता है ये कल को मेरे को ही आइडल अपना मान के आगे तैयारी कर सकती है? क्या तब उनके दिमाग में नहीं आया था कि ये राजनीति में आगे खतरा बनेगी? तो
मेरे को बहुत ही छोटी सोच लगी ये अपने भाई की, कि मतलब उसकी बहन उसकी राजनीति खा जाएगी। मैं बार बार पूरे साल पूछती रही कि भाई अगर आपको कोई नाराजगी है तो मैं अभी अपने घर चली जाऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। मैं अपने नॉर्मल जैसे स्टूडेंट लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, मैं अपनी मास्टर्स करूंगी, अपने आगे करियर बनाने पे ध्यान दूंगी। लेकिन उन्होंने हमेशा ही बोला कि नहीं नहीं बहन, मुझे क्या दिक्कत होगी, और वहां से भाग जाते थे। तो मतलब मेरे को आज तक नहीं समझ आया कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। बड़ा सैड पार्ट है बहनी, इतनी मेहनत करके 6 साल, फिर 6 साल इसके साथ जुड़े रहना, 4.5 3.5 साल ग्राउंड पे मेहनत करना, उसके बाद आपको टिकट ना दी जाए। जब तक मैं उन लोगों की दरिया बिछा रही थी, एज एग्जाम्पल, हाँ जी। जब तक उन लोगों को मेरी मदद की जरूरत थी, तब उनको कभी भी ये दिमाग में नहीं आया कि ये आप लोगों की राजनीति का खतरा है, कि ये एक हमारी छोटी बहन भी ये सपना देख सकती है कि जहां पर मेरे भाई बैठे हैं, कि मैं भी वहां तक पहुंचना चाहती हूँ। जो संघर्ष मैंने अपने भाइयों को करते हुए देखा है, तो मैं भी ये सब चीजें करूं, और जितने भी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उन लोगों की आवाज बनूं। क्योंकि हम जब बैठते थे ना, तो हमेशा एक ही बात होती थी कि यार संगठन के पास ना लड़की नहीं है। तो मैं हमेशा बोलती थी कि भैया देखना, एक दिन ना मैं लड़ूंगी चुनाव, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को सपोर्ट करना। तो जब पहले मेरे भाई जब डूसू सेक्रेटरी थे, तो वहां पे कई बार जब हम जाते, तो अक्सर मैंने ये सुना था कि संगठन के पास कोई लड़की नहीं है अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। तो मैं हमेशा से ऐसे मान लो चुलबुलापन हो या बचपना हो, तो मैं कहती थी नहीं नहीं भैया मैं लड़ूंगी। तो उन्होंने कभी मेरे को तब भी नहीं महसूस होने दिया कि उनको इस चीज से नफरत हो रही है कि अगर ये आगे आएगी तो मेरी राजनीति को खतरा होगा। तो जब मैंने उनको हमेशा एज अ आइडल देखा है कि मेरे बड़े भाई हैं, वो एक होता है ना छोटा बच्चा होता है और वो थोड़ा सा करता है ना मेरा भाई, अपने मतलब उसको इतना प्राउडली हर जगह पे बताना। अच्छा कोई भी स्टूडेंट होता, वो कहता कि यार मेरा ना ये काम नहीं हो रहा, हम नॉर्मली भी जाते हुए अगर सुनते थे, तो मैं वहां पे भी रुक के, आपको पता है मेरा भाई डूसू सेक्रेटरी और उसके एक फोन पे काम हो जाता है। तो जब मैं उनके साथ इतनी जुड़ी हुई थी, तो आज उनको मेरे से क्या नफरत हुई कि उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी। हालांकि ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से पिछले साल भी आई थी, तब भी मैंने पूरा साल उनसे पूछा कि भैया अगर आपको कोई तकलीफ है मेरे आगे बढ़ने से, तो मैं चुपचाप घर चली जाऊंगी, मैं क्यों भी नहीं करूंगी कि भैया आप मेरे को जवाब दो कि क्यों नहीं मैं आगे बढ़ूं। वो भाग जाते थे कि जैसे हम आ रहे हैं तो भाग के ऑफिस में घुस जाना, डूसू ऑफिस के आसपास जब होते थे, भाग के गाड़ी में बैठ के चल पड़ना। और कभी मैं बोल पड़ती कि भैया आप कहाँ जा रहे हो, आपने मेरे को देख लिया था, इग्नोर करना, आप तो बदल गए हो। मतलब मेरे को तब भी वो चीजें नहीं समझ आ रही थी। मेरे को तो था कि नहीं यार लोग झूठी बातें बोल रहे हैं, मेरा भाई जिसको मतलब जिस पे मैं इतना ज्यादा भरोसा करती हूँ, जिसके नाम से मैं इतना प्राउड फील करती हूँ, कि उसकी मतलब इतनी छोटी सोच नहीं निकलेगी। तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि जब मैंने इतनी मेहनत करी, जब मैं उनके लिए मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, तो जब मैं उनके लिए दरिया बिछा रही थी, उनके लिए बच्चे इकट्ठे कर रही थी कि आज ये प्रोटेस्ट है और भैया को यहाँ पर इतने बच्चों की जरूरत है, तो मैं पकड़ पकड़ के लेके आती थी। अगर कुछ भी छोटा मोटा भी कार्यक्रम होता था ना, आर्ट फैकल्टी पे बच्चे खड़े हैं, चाय वाले के पास बच्चे खड़े हैं, तो मैं हाथ जोड़ जोड़ के कि भैया बहन हमें एक फोटो खिंचवाना है, हम कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप प्लीज इसमें आके खड़े हो जाइए। सिर्फ उनके लिए मैंने इतना सब कुछ किया। तो मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि मतलब मैंने इन सब के चलते, या फिर मेरे उस भाई ने अपनी बहन को खो दिया, कुछ मतलब किसी ने उनको भरा या उनके सामने ऐसी चीजें दिखाई गई कि उनके उनके दिमाग में ये चीजें डाली गई कि तेरी बहन तेरी राजनीति खा जाएगी।
तो उस चीज का मुझे दुख है, अभी भी है, कि यार मैंने अपना भाई खो दिया या फिर मेरे भाई ने मेरे को खो दिया। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने समझाया ये राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। अगर आपने स्टूडेंट्स के लिए काम किया है और आगे आप काम करना चाहते हो तो आप जरूर लड़ो, परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन कभी भी मन में ये नहीं रहेगा कि मैं नहीं लड़ी, कि काश मैं लड़ लेती। वो काश नहीं रहना चाहिए मेरे। दीदी जब आप ये इलेक्शन जीत जाओगे तो उसके बाद सबसे पहला काम क्या होगा जो आप स्टूडेंट्स के लिए करोगे? सबसे पहले तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपके अंदर ऐसी भावना आई कि मैं जीत जाऊंगी। तो अगर मैं जीत जाती हूँ तो सबसे पहले मैं 1.5 साल से एक डिमांड लेके चल रही थी मेंस्ट्रुअल लीव की। मैं वो मेंस्ट्रुअल लीव अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में जितनी भी बहनें हैं उनको वो मेंस्ट्रुअल लीव एज अ गिफ्ट देके जाऊंगी कि उन्होंने मेरे पे इतना भरोसा रखा। मैं हालांकि लड़ाई पहले से भी लड़ रही थी, लेकिन अगर वो लोग मुझे जिताते हैं तो मैं सबसे पहले अपनी बहनों के लिए काम करूंगी। कैंपस में सेफ्टी मेजर्स पर काम करूंगी। हर कॉलेज के गेट पर या जितना भी यूनिवर्सिटी एरिया है वहां पर सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए और वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग होने चाहिए। और 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में उनकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पिंक बूथ की डिमांड मैं रख रही हूँ कि कैंपस एरिया में या फिर आउटर कॉलेजेस है, वेस्ट कैंपस है, साउथ कैंपस है, नॉर्थ कैंपस में जगह जगह पर 3 से 4 पिंक बूथ बनाए जाएं। एक सबसे बड़ा विजन मैं लेके चल रही हूँ कि मैं ग्रीवेंस रीएड्रेसल सेल का निर्माण करूंगी। वो प्रॉपर तरीके से हाइब्रिड होगा, मतलब वो अपना एक कोई भी बच्चा, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे एग्जामिनेशन फॉर्म में कोई दिक्कत आ गई तो मेरे को विंडो नंबर 4 पे, विंडो नंबर 6 पे बार बार जाके ना खड़ा होना पड़े। हम एक ऐसा लिंक जनरेट करेंगे कि यूनिवर्सिटी से जुड़ी, अपने कॉलेज से जुड़ी कोई भी परेशानी अगर कोई किसी भी साथी को आ रही है तो वो अपनी उस परेशानी को, अपनी उस कंप्लेंट को उस पोर्टल पर डालेगा। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने कॉलेज की क्लासरूम में बैठ के, अपने घर पे बैठ के अपनी कंप्लेंट डाल सकता है, जो कंप्लेंट डायरेक्ट डूसू की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएगी, डीयू एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि हमारे पास एक ऑनलाइन डाटा हो कि कितनी सारे ग्रीवेंसेस आए हैं और कितनी कंप्लेंट्स पर काम किया गया है, ताकि हम जवाब दे सके जितने भी हमारे साथी हैं कि हमने आपकी कंप्लेंट को आगे भेजा है, और जवाब मांग सके प्रशासन से कि आपने कितनी जो कंप्लेंट्स आई थी उन पर काम किया है। तो ये मेरा मेन विजन रहेगा, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है हमारे डीयू की, जो बड़े बड़े सपने लेकर जो हमारे छात्र छात्राएं आती हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, उनकी वो बेसिक नेसेसिटी पूरी कर सके, उनको हॉस्टल दे सके। मेरी डिमांड है हर कॉलेज को अपना एक हॉस्टल मिलना चाहिए। अगर सीयूईटी के थ्रू कोई भी स्टूडेंट एंट्रेंस पास करके आ रहा है तो उसका पूरा हक है कि वो हॉस्टल में रहे। हर किसी के घर वाले पीजीज नहीं कर सकते कि हाँ भाई, अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनका बच्चा 20,000 के कमरे पे रहे पीजी में। हर किसी के घर की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, लेकिन फिर भी मजबूरी में घर वालों को कि बच्चे की पढ़ाई ना रुके, इसके लिए जगह जगह से कर्ज लेना पड़ता है। तो मेरे तो मेन विजन यही रहेंगे कि अपने स्टूडेंट वाले दायरे में रहकर प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना, ताकि उन पर एक सिस्टमैटिक वे से काम हो सके। ये सारे मेरे विजन रहेंगे, मेंस्ट्रुअल लीव और हॉस्टल अलॉटमेंट हर कॉलेज के अंदर। ये इन मुद्दों पर ये डिमांड मेरी सबसे पहली रखी जाएगी। जिस दिन मैं डूसू का चुनाव जीत जाती हूँ, अगले ही दिन मैं वीसी सर तक पहुंच जाऊंगी कि हमारी ये डिमांड है, मैं इस डिमांड को आगे रख के ये चुनाव जीती हूँ।
तो आपको छात्रों की बात सुननी पड़ेगी, छात्रों के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों से ही कोई विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय से छात्र रही है। क्योंकि इतनी सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, बच्चा कहीं पर भी जाके पढ़ सकता है, ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस ले सकता है, या फिर बहुत सारे ऐप्स बन गए हैं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में क्यों आए कि ये चीजें हमारा जो डीयू प्रशासन है या हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय, ये बच्चों के सपनों को पंख लगाने में इतनी सारी जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज है उनको पूरा करने में सक्षम है। बहन तो मतलब मैं तो खो गया भाई इसमें, मैं सोचता सोचता और कुछ दिमाग में भी चल रहा था। हम सारी चीजों में ना, हमारे सारे पॉडकास्टों में बहन हम एक चीज बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। आज इतना प्राउड फील हो रहा है हमारा, मुझे पहली बार इतना प्राउड फील हो रहा है। हमने और भी बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं, बट एक बेटी ही यहाँ बैठ के, एक हमारी बहन यहाँ बैठ के वो चीजें बोल रही है जो शायद हम भी नहीं कर पाते, और इतनी सारी चीजें वो आपके लिए करना चाह रही है, आपके लिए सोच रही है। तो सपोर्ट करो बहन को, जितना ज्यादा हो सकता है आप सपोर्ट करो। और हम चाहते हैं बहन आप उम्मीदवार बन के आओ और जितने आपके सपने सारे पूरे हो। कोई ऐसी बात जो हम ना पूछ पाए हो, आपके दिल में रह गई हो बहन? मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक ये मैसेज में डीयू के स्टूडेंट्स जो असल में स्टूडेंट्स हैं उन तक ये बात पहुंचे कि अगर जो भी कोई भी अगर एक नॉर्मल पेपर की प्रिपरेशन करता है ना और उसका एंट्रेंस नहीं क्लियर होता, बच्चा तब भी रोता है। मैंने तो 6 साल एक संगठन को दिए थे। जब मेरा टिकट कटा, जब मैं वहां पर निर्दलीय अपना पर्चा भर के आई, तब मैं रोई। तो मेरी एक वीडियो वायरल हुई, मेरे को नहीं पता कि वो वीडियो किसने बनाया, वो वीडियो किसने, इतने सारे पेजेस बने हुए हैं, वो किसने डाला या उन लोगों तक वो वीडियो कैसे पहुंची, किसने बनाई, मेरे को सच में नहीं पता। क्योंकि मैं एक कोने में खड़ी थी, ना मैंने ध्यान दिया, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतनी ज्यादा परेशान थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे को लग रहा था मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैं जो एक सफर पे निकली थी ना, कि मैं अपने और अपने घर वालों के और अपने जितने भी मेरे साथ साथी जुड़े हुए उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हूँ, कि हम काम करेंगे ताकि अगर कोई और उम्मीदवार आगे आता है, उनसे कोई भी स्टूडेंट ये ना बोल पाए कि हम आपको वोट क्यों दे, जब पिछले वाले भी यही बोल के वोट लेके गए थे लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। तो अगर मैं रोई तो वो जो भी मेरी फीलिंग्स थी वो मेरे आंसुओं के थ्रू निकल रही थी, या फिर मैं थोड़ा बहुत, मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे थे, मैं सबको दूर कर रही थी। तो कुछ लोग फेक आईडी से, या जो स्टूडेंट ही नहीं है डीयू के, वो कह रहे हैं रो के सिंपैथी ले रही है। तो भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, या जो ये भी कह रहे हैं इस साल नहीं लड़ती, अगले साल तैयारी कर लेती। मैंने पिछली बार भी पर्चा भरा था, पिछले साल भी मेरे साथ यही धोखाधड़ी हुई थी। इस साल मेरे को फिर से जुबान दी गई, मैं संगठन के भरोसे से आगे बढ़ती रही, तो मैं क्यों रुकूं? अगर मेरे आंसुओं से, मेरी मेहनत से अगर आप लोगों को दिक्कत है तो कृपया करके आप मुझे ब्लॉक कर दीजिए सोशल मीडिया से, लेकिन मेरे खिलाफ या मेरे से जुड़े मेरे किसी भी साथी के खिलाफ कुछ भी ना बोले। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है। मैं यहाँ पर कोई धमकी नहीं दे रही हूँ, मेरे साथ जितने भी लोग दिल से जुड़े हुए हैं, फिर आप लोगों के साथ जो भी आपका अंजाम होता है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, आप लोग खुद जिम्मेदार हो। चाहे वो किसी फेक पेज के थ्रू, फेक अकाउंट के थ्रू मेरे पास या फिर वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, अगर आप मेरी इस सफर में मेरा साथ नहीं दे सकते तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरी मेहनत पर, आप मेरे आंसुओं पर, आप मेरी हिम्मत पर सवाल उठा सके। और बाकी जितने स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, मैं चाहती हूँ आप एक बारी मौका दें, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में ये पहली बार ही हो रहा है कि कोई लड़की निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, वो भी अध्यक्ष पद पर। मैंने सिर्फ ये सोचकर वहां से अपना पर्चा नहीं वापस दिया कि यार जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ बाहर गेट पे खड़े हैं, मैं उनको क्या जवाब दूंगी कि दीदी आपने इतनी मेहनत करी, चलो मैं पीछे वाले गेट से निकल जाऊंगी, मेरे घर वाले मेरे को ले जाएंगे, मैं 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना एक कमरे में बैठ के रो लूंगी,
ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए उन्होंने उनको तो 3 साल 4 साल अभी इस यूनिवर्सिटी में रहना है, वो लोग क्या जवाब देंगे दूसरे लोगों को। तो यही चाहती हूँ आप लोग सपोर्ट करना, एक बार ये चांस दे के देखें। अभी तक भी काम करती आई हूँ और आगे भी अपने सारे बहन भाइयों के लिए खड़ी रहूंगी। और जितने भी लोग आज मेरे से जुड़ रहे हैं, मतलब आज के टाइम पे 36 बिरादरी का मेरे को प्यार मिल रहा है। जैसे मैं जाट खुद हूँ, जितने भी मेरे गुज्जर भाई है वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, जितनी भी अहीर कौम है, राजपूत है, पूर्वांचली है, जितने भी लोग हैं, इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है। मैं पूरे तरीके से आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ, मैं हमेशा आप लोगों की इज्जत करूंगी, हमेशा अपने सारे बहन भाइयों के साथ खड़ी रहूंगी। सिर्फ एक बार मेरे को मौका दे के देखिए, ताकि हम इन संगठनों को जवाब दे सके या किसी व्यक्ति विशेष को ये जवाब दे सके, ये मैसेज पहुंचा सके पूरे देश भर में कि किसी भी स्टूडेंट से एक संगठन तैयार होता है, ना कि संगठन से कोई स्टूडेंट। तो जरूर इन बातों को ध्यान रखिएगा, अपनी बहन को सपोर्ट करिएगा। उमांशी मेरा नाम है, मेरा बैलेट नंबर 7 है, अध्यक्ष पद डूसू चुनाव 18 सितंबर को वोट डालने के लिए जरूर आना। और अपनी बहन को फिर से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, अपनी बहन को न्याय दिला दो। और जितने भी छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये उन्हीं के मान सम्मान की लड़ाई है, ताकि आगे जाकर कभी भी किसी भी बहन भाई के साथ कोई भी संगठन, कोई भी संघ 100 बार ही सोचे कि अगर इसने मेहनत करी है, इसको आगे आने से रोका, तो जितनी भी छात्र शक्ति आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। थैंक यू। खो गए बहन हम तो। बहन बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए, केडी बातचीत गुजर पे आए। जी भाई। कोई ऐसा तो नहीं लगा, अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग तो नहीं है, घर वाली फीलिंग आई बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो भाई बैठे हैं मेरे साथ और कैमरे के पीछे जो भाई बैठे हैं, कि मैं तो बचपन से इन लोगों को जानती हूँ। बचपन से जैसे होता है ना, वो मामा के बच्चे, बुआ के बच्चे, ताऊ के, चाचा के बच्चे, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हीं के बीच में बैठी हूँ। इतना प्यार, इतना अपनापन मेरे को मिल रहा है, मैं बता नहीं सकती। मैं कह रही थी ना पहले भी कि वो होता है ना, हम रोते हैं कि भगवान ने हमसे एक फूल छीन लिया, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं हमारे लिए पूरा बागीचा तैयार कर रहा होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भगवान एक फूल नहीं देता तो पूरा, मतलब उसके पीछे भगवान पूरा बागीचा तैयार कर रहा होता है। तो आज अगर एक संगठन के कुछ लोगों की वजह से मुझे अपने संगठन से दूर होना पड़ा, तो आज इतने सारे भाई, इतना बड़ा बागीचा तैयार हो गया है मेरे लिए कि वो कह रहे हैं कि बहन हम सब तेरे लिए कष्ट लेने को तैयार है, तू बस हिम्मत से पीछे मत हट। तो मैं सारे बहन भाइयों से बिल्कुल हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे पे इतना विश्वास दिखाया, आप लोगों ने मेरी मेहनत देखी कि मैं कामयाब हो सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। आप लोगों के बलबूते पे ही अब आगे हूँ, आप ही लोग मेरी हिम्मत है। और मैं चाहती हूँ आखिरी दम तक आप मेरा साथ दें, और आखिरी दम तक ही मैं आप लोगों के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, आपके किसी भी, आपके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। थैंक यू। कर दो सपोर्ट, जरूरी है बहुत ज्यादा। 19 तारीख को 18 जो हम 18 को वोट है ना बहन, हाँ जी। तो रिजल्ट 19 को है ना। लेकिन 19 को जब रिजल्ट आए, तो जब मैं दोबारा रहूं, तो खुशी के आंसू होने चाहिए। और वो जितने भी हजारों स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये उनके मान सम्मान की लड़ाई है। वो सब कि जैसे आज मेरे को कॉलेज में, मैं किसी में भी जाती हूँ, पीजी हॉस्टल में जाती हूँ ना, तो बच्चे सामने से, अरे दीदी मैं तो आपसे मिलना चाहती थी, आपने इतनी बहादुरी दिखाई है ना, कि मेरे को नहीं लगता कि सिस्टम से पंगा लेना कि किसी भी लड़की के बस की बात है। तो जितना प्यार, जितनी मोहब्बत मेरे को मिल रही है ना, मैं आप लोगों को पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहूंगी। कर दो सपोर्ट, दबा के सपोर्ट करना बहन को। और देखो इसमें हमारी भी जीत है, हम फर्स्ट पॉडकास्ट से अब तक आपको लड़कियों के बारे में बोलते हैं, पढ़ाओ बचाओ आगे लेके जाओ, तो इसमें हमारी भी सपोर्ट है। कर दो बहन राम राम ठोक के। राम राम। ठीक है, राम राम।